मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए। यह गजल की एक पंक्ति है जो साये में धूप संग्रह से ली गई है, जिसके रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं अपना चैनल तापुस लर्निंग। पहला एमसीक्यू है गजल पाठ से। साये में धूप गजल के कवि कौन है? तो इस गजल के कवि हैं दुष्यंत कुमार। कौन है? दुष्यंत कुमार। दूसरा है, साये में धूप गजल को दुष्यंत कुमार जी के किस गजल संग्रह से लिया गया है? तो यह गजल साये में धूप संग्रह से लिया गया है। यह उनका एक संग्रह है गजल का, उसी से यह गजल लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, साये में धूप में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो इसमें गजल शैली का प्रयोग हुआ है। नाम ही है गजल, तो गजल शैली का प्रयोग हुआ है। बच्चों, आप लोगों ने गजल नाम तो बहुत बार सुना होगा, क्योंकि गजल के प्रोग्राम भी आते हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सुरीले गजल गाए जाते हैं। जैसे शेर और शायरी होती है, उसी तरह से गजल एक विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। यानी सभी शेरों का अलग अलग मतलब होता है। कोई भी गजल एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता है, और जब ढेर सारे शेर मिल जाते हैं तो वो गजल की शक्ल में हो जाते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न है, कवि का सपना क्या था? तो कवि का सपना था एक सुखी, खुशहाल व समृद्ध भारत का। वह सपना देखता था कि जो हमारा देश है वह सुखी हो, खुशहाल हो। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी परिवार हैं, सबका रोटी, कपड़ा और मकान की जो बेसिक जरूरतें हैं वह पूरी हो। पांचवा प्रश्न है, इस गजल में कवि ने किसके प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है? तो इस गजल में कवि ने सिस्टम के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है, सिस्टम के प्रति। ओके। छठा प्रश्न है, चिरांगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो चिरांगा जो शब्द है वह खुशहाली और सुख सुविधा के लिए प्रयोग किया गया है। सातवां प्रश्न है, हर एक घर के लिए क्या तय किया गया था? तो हर एक घर के लिए चिरांगा यानी खुशहाली तय किया गया था कि जो हमारा देश है, हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं सभी खुशहाल बने। आठवां प्रश्न है, चिराग किसके लिए उपलब्ध नहीं है? तो चिराग एक शहर के लिए उपलब्ध नहीं है। किसके लिए उपलब्ध नहीं है? एक शहर के लिए उपलब्ध नहीं है। एक शहर में खुशहाली नहीं है, वहाँ अव्यवस्थाएं तो आपको बहुत देखने को मिल जाएंगी, लेकिन खुशहाली नहीं है। नौवां प्रश्न है, किसके साये में धूप लगती है? तो पेड़ों के साये में धूप लगती है। दरख्त, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको दरख्त बोलते हैं, तो उनके साये में धूप लगती है। 10वां प्रश्न है, मयस्सर किस भाषा का शब्द है? तो यह उर्दू भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, यह उर्दू भाषा का शब्द है। ज़्यादातर जो गज़ल, शेर व शायरी होती है ना, ये उर्दू भाषा या हिंदी और उर्दू मिक्स भाषा होती है, उसमें रचना की जाती है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं की जाती है, लेकिन ज़्यादातर देखने में आता है कि जो मिक्स भाषा है, उर्दू, हिंदी, इन दोनों को मिक्स करके लिखा जाता है। तो 11वां प्रश्न है, कवि समाज में परिवर्तन के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो कवि समाज में परिवर्तन के लिए जनता की आवाज़ को आवश्यक मानता है। अगर जनता के साथ कुछ गलत हो रहा है, मान अपमान हो रहा है और वह चुपचाप सहन करती जाती है, तो जो सत्ता है उसकी जो दखलंदाजी है वह बढ़ती जाती है। तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए जनता को आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। 12वां प्रश्न है, निराश व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है? तो निराश व्यक्ति के लिए आशा की एक किरण जरूरी है। अगर आप हताश, परेशान होते हो और उसमें आशा की एक किरण भी दिखती है, तो क्या होता है, एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक उत्साह आ जाता है ना। 13वां प्रश्न है, कमीज न होने पर गरीब इंसान अपना पेट किससे ढक लेता है? तो कमीज न होने पर एक गरीब इंसान अपना पेट अपने पाँवों से ढक लेता है। सही उत्तर है, अपने पाँवों से ढक लेता है। 14वां प्रश्न है, कवि किसकी जुबान सिलने की बात करता है?
तो कवि स्वयं की जबान सिलने की बात करता है। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, तो शायर कौन है? खुद है। तो कवि खुद है, तो वो स्वयं की जबान सिलने की बात करता है। 15वां प्रश्न है, कवि किससे अपनी जुबान सिलने को कहता है? तो कवि शासक वर्ग से अपनी जबान सिलने की बात करता है। तेरा निजाम है, निजाम मतलब जिसकी सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है। 16वां प्रश्न है, कवि किस कारण से अपनी जुबान सिलने की बात कहता है? तो कवि भ्रष्ट शासक वर्ग या सत्ता वर्ग व उनकी नीतियों के खिलाफ बोलने के कारण अपनी जबान सिलने की बात करता है। जब सत्ता के खिलाफ कोई बोलता है तो उसे बुरा लगता है और वो अनाप शनाप चीज़ों में जनता को फंसा देता है, तो कवि अपनी जबान सिलने की बात करता है। 17वां प्रश्न है, सरकार की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने और विरोध करने की बजाय आम जनता क्या करती है? तो आम जनता क्या करती है? शासक वर्ग के अन्याय को चुपचाप सहन करती जाती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, एकजुट होकर, मिलकर। 18वां प्रश्न है, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए जनता को क्या करना चाहिए? जनता को विरोध करना चाहिए। 19वां प्रश्न, कौन जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है? तो जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कौन करता है? भ्रष्ट शासक वर्ग या सत्ताधारी लोग। जिसके पास पावर है वही लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश करेगा। 20वां प्रश्न है, कवि किसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम करता है? तो शासन की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है। किसके खिलाफ? भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ। 21वां प्रश्न, किनको विश्वास हो चुका है कि अब समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी? तो किसको विश्वास हो गया है? पीड़ित व शोषित आम जनता को विश्वास हो गया है कि जो समस्याएं हैं उनकी वह कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि लोग एकजुट होकर आवाज नहीं उठाते हैं सत्ता के खिलाफ। 22वां प्रश्न है, गुलमोहर में क्या विद्यमान है? तो गुलमोहर में क्या विद्यमान है? प्रतीकात्मकता विद्यमान है। 23वां, गुलमोहर शब्द किस चीज के लिए प्रयोग किया गया है? तो गुलमोहर व्यक्ति के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के लिए प्रयोग किया गया है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यह एक प्रतीकात्मक शब्द है जो व्यक्ति के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के लिए प्रयोग हुआ है। 24वां प्रश्न है, सुख न मिलने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो सुख न मिलने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? सुंदर सपने देखने चाहिए। 25वां प्रश्न है, सुख न मिलने पर मनुष्य के लिए किसका सहारा ही काफी है? तो सुख न मिलने पर सपनों या ख्वाबों का सहारा काफी है। 26वां प्रश्न है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, में मुतमईन का क्या अर्थ है? तो मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त होना। शायर का कहना है कि वे आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि पत्थर कभी पिघल नहीं सकता। 27वां प्रश्न है, पत्थर पिघल नहीं सकता में पत्थर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो पत्थर शब्द शासक वर्ग के लिए प्रयोग किया गया है जो सत्ता में है। 28वां प्रश्न है, पत्थर पिघल में कौन सा अलंकार है? तो पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार है। कैसे अनुप्रास अलंकार है ये भी बता देते हैं आपको। पत्थर पिघल, इसमें प, फिर दूसरे शब्द में भी प वर्ण की जो आवृत्ति है बार बार हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है। 29वां प्रश्न है, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, में कवि किसके खिलाफ जनता को जागरूक करना चाहते हैं? तो भ्रष्ट शासक वर्ग सत्ताधारी लोगों के खिलाफ जागरूक करना चाहते हैं। 30वां प्रश्न है, कवि ने किसे प्रेम, क्षमा, दया, त्याग आदि गुणों से संपन्न माना है? तो कवि इन सारे गुणों से किसको संपन्न माना है? ईश्वर को संपन्न माना है। 31वां प्रश्न है, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, में निजाम का अर्थ क्या है? तो निजाम का अर्थ होता है शासक, शहंशाह, राजा, कुछ भी कहिए,
32वां प्रश्न है, कवि कितने समय के लिए इस समाज को छोड़कर भाग जाना चाहता है? तो कवि उम्र भर के लिए इस समाज को छोड़कर भाग जाना चाहता है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। एक बार इस गज़ल को आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो जो सारी तस्वीरें हैं, जो इसमें बातें की गई हैं, वो सारी साफ हो जाएंगे। 33वां प्रश्न है, बहर किसे कहते हैं? तो बहर कहते हैं गज़ल के छंद को। 34वां प्रश्न, गज़ल के छंद बहर में किसकी सावधानी करनी बहुत ज़रूरी है? तो बंधन या मीटर की। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्तियों में उस तुक का निर्वाह होता है। 35वां प्रश्न है, व्यक्ति को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? तो व्यक्ति को अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। 36वां प्रश्न है, कवि के अनुसार कैसे लोग भ्रष्ट शासक वर्ग के लिए बहुत अनुकूल या अच्छे होते हैं? तो वैसे लोग उनके लिए अच्छे होते हैं जो उनका विरोध नहीं करते हैं या उस व्यवस्था के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते हैं। वैसे लोग ऐसे लोगों को बहुत पसंद आते हैं जो उनके तलवे चाटे, उनकी जी हजूरी करे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से देखते रहिए दापूस लर्निंग को। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।